पुस्तक चर्चा पर मैं कुछ चर्चा कर रही हूँ। प्रेमचंद के बारे में आप सभी जानते हैं और हमारे प्रेमचंद जी एक साहित्य के बहुत बड़े स्तंभ में से हैं, जो कि बनारस में लमही गांव में पैदा हुए और बनारस में ही उनकी मृत्यु हुई। लेकिन एक साहित्य में उनका जो जितनी उनकी रचनाएं हैं, अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहे तो शायद एक सागर के रूप में उनकी रचनाएं हैं। मैंने भी काफी पढ़ी थी, लेकिन फिर भी कुछ रह गई थी। अब जैसे उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ उपन्यास हैं, कुछ कहानियां हैं। जैसे उपन्यास में कायाकल्प है, वरदान है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है। ऐसे बहुत से उपन्यास हैं, मानसरोवर है। इसके अतिरिक्त कुछ कहानियां, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, हामिद का चिमटा, ये सारी कहानियां, या फिर पूस की रात। आज के लेखकों के लिए ये कहानी एक ऐसा संदेश देती है कि हम एसी में बैठ के पूस की रात नहीं लिख सकते। अगर आप पूस की रात पढ़ें तो ये महसूस होगा कि प्रेमचंद जी जीवन को जिए हैं, तब उन्होंने लिखा है। आज मैं उनकी 3 कहानियां जो कि मुझसे छूटी थी, इधर मैंने पढ़ी, उसी की मैं चर्चा करूंगी। पहली कहानी है गृह नीति। मेरे हिसाब से प्रेमचंद जी साहित्यकार ही नहीं थे, एक मनोवैज्ञानिक और नीतिकार भी थे। तो गृह नीति में उन्होंने जो बताया है, इसमें केवल 3 पात्र हैं। एक पुत्रवधू है, और एक सास है, और एक पुत्र है। पुत्रवधू थोड़ी ऊंचे घर से आई है, और जो सास है वो जैसे नॉर्मल बहू है, बहू सास है, वैसी ही है। लेकिन एक शाम का बेला है, और सास जो है अपने माँ जो है बेटे से कह रही है कि ये महारानी क्या रूम में बैठ के किताबें पढ़ती रहेंगी, घर का काम धंधा कौन करेगा। तो बेटा जो है कहता है कि आप क्या चाहते हो, तुम कुछ बोलते नहीं, अगर तुम बोलो तो इसकी हिम्मत है कि वो जो है काम घर का ना करें। तो बोले, माता जी नई नई शादी हुई है, कुछ और तो नहीं कर रही, किताबी तो पढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रेमचंद को पढ़ रही होगी। रही बात काम की, धीरे धीरे वो कर लेगी, आपको भी पता है कि उसके घर में खानसामा है। तो अब यहाँ पे तो धीरे धीरे काम सीखेगी ना। ये क्या बात है, माता ने कहा क्या बात है, मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम मेरी बात की अवहेलना कर रहे हो, अपनी पत्नी का साथ दे रहे हो। क्या जमाना आ गया, तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो। तो ये बुढ़ापे में मैं खाना बनाऊं, खाना बनाने का समय आ रहा है। तो वो लड़का फिर अपना जो पढ़ रहा था उसको रख के किनारे कहता है, माता जी आप क्या चाहते हो, मैं अगर उसको कुछ बोलूं और बुरा लगे, यही आप चाहते हो कि हम आपस में लड़ें। नहीं, मैं क्यों चाहूंगी, तुम तो ऐसा ही चाहते हो कि मैं ठीक है, मैं इतने में बहू जो है वो आ जाती है। बहू ने पूरी बात सुनी नहीं है, लेकिन आते ही वो कहती है, जैसे ही आती है माता जी कहती है, लो आ गई, तुम्हें किसने बुलाया, तुम क्यों यहाँ आई। तो बोले क्यों, जो नजारे चल रहे हैं मैं नहीं सुनूं। तो माँ जो है पैर पटक के चली जाती है। तो उसका पति उसकी तरफ देखता है, तो वो कहती है कि मुझे पता है आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सास है, वही सास बहू वाले ड्रामे हो रहे होंगे। तो बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोले तो क्या बात है। तो माँ तुम्हारी तारीफ कर रही थी, माँ ये कह रही थी कि मुझे चिंता है कि तुम कैसे खाना बनाओगी, तुम्हारे घर में तो खानसामा है, महाराज जी लगे हैं, तुम कैसे खाना बनाओगी। तो मुझसे ये कह रही थी कि तुम एक महाराज जी को रख लो जो कि खाना वाना बनाए, क्योंकि बहू को तो अभी दिक्कत होगी। तो बोले क्या बात कर रहे हो माता जी, मेरे लिए ऐसा कह रही थी। तो कह रहे हाँ हाँ, वो ये कह रही थी कि वो तो बहुत अच्छी है, मेरे घर में महिलाएं आती है तो उनके बीच नहीं बैठती है, बैठ के अपना कमरे में बैठ के पढ़ती रहती है, अच्छी आदत है उसकी। अब ये जो सारी बातें सुनी तो कह रही कि यार एक बात बताओ, कोई जरूरत नहीं है किसी को महाराज को बुलाने की, शाम हो रहा है, मैं चलती हूँ चौका में, मैं खाना बनाती हूँ। माता जी अकेले खाना बना रही होंगी, बूढ़ी होंगी, ऐसा नहीं है, मैं बना सकती हूँ। और उठ के चली जाती है, कथा यहाँ समाप्त हो जाती है। अब इस कहानी में जो संदेश है वो नीति बताई है पुरुष की, एक झूठ बोल के, परिवार में अगर आपको जरूरत पड़े तो झूठ बोला जा सकता है। अगर हर सत्य कड़वा है और उसको बताया जाए तो संबंध खत्म हो जाते हैं, और वही उसको अच्छी तरह से परोस दिया जाए। तो ये उनकी एक कहानी थी, छोटी सी कहानी, इसके नाम थे गृहनीति। तो हाँ, ये था। तो बहू अपने आप बदल जाती है। अब दूसरी कहानी है,
विनोद। विनोद में लिखा है जैसे सभी बच्चे लड़के होते हैं जब छात्रावास में होते तो किस तरह आनंद उठाते हैं और किस तरह यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो छात्रावास जीवन गुजारे होंगे, तो किस तरह लड़के उस टाइम मेरे ख्याल से प्रेमचंद जी का टाइम अंग्रेज के टाइम पे ही थे और उस टाइम उन्होंने जो ये कहानी लिखी है वो आज भी लगेगा कि आज की स्टोरी है। तो एक पंडित जी हैं, पंडित हैं और वो आते हैं छात्रावास में दर्शन शास्त्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नामांकन करवाते हैं, लेकिन वो उनकी जो वेशभूषा है वो पूर्ण भारतीय है। वो नहीं चाहते कि पाश्चात्य संस्कृति को अपनाए, चमरौधा जूता और वो खादी का कुर्ता, लंबा टीका और टिक जो पंडित जी लोग का टीक होते थे पहले, तो वो टीक लगाते थे। तो लड़के उनसे मजाक भी करते थे कि भाई इसका क्या मतलब है, बोले कि इससे ना विद्युत गति हमारे शरीर में आती है, ये बहुत अच्छा है। और वो हवन करना इस तरह की सारी आदतें उनकी भारतीय संस्कृति की थी। तो जो लड़के इस तरह के नहीं थे उनका मनोविनोद करते थे। उनको लगता था कि इसका किस तरह से इसको इसको चिढ़ाया जाए, इनको चिढ़ाने का एक उन लोगों को मौका भी मिल गया। एक एंग्लो इंडियन लड़की आती है, दर्शन शास्त्र में एडमिशन लेती है, निहायत ही खूबसूरत थी, एंग्लो इंडियन थी। अब चूंकि ये जो ये हैं चक्रधर जी जो भी है ये वो पंडित हैं, तो नेचुरली अपने संस्कार से बंधे हुए हैं, यंग हैं, देखना चाहते हैं, तिरछी आंखों से देखते हैं, लेकिन ये भी देखते हैं कि कोई देखे ना। तो इनके जो मित्र लोग हैं उन्होंने भांप लिया कि पंडित जी देख तो रहे हैं, तो इनको इनका मजा चखाया जाए। अब उन्होंने क्या किया कि उस लूसी नाम है उस लड़की का, लड़की के तरफ से पत्र लिख दिया, पत्र लिखकर भेज दिया उन्हें कि आप आइए और हमारे बगल में आप क्यों नहीं आते हैं, मुझे आप जैसे लोग ही पसंद है जो सीधे साधे हैं। और इस तरह करके पत्राचार का माध्यम शुरू हो जाता है। और जब वो पंडित जी के पास पत्र आता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था, इसका मतलब मैं काफी खूबसूरत हूँ, अब एंग्लो इंडियन मुझे पत्र दे रही है। और इनके दोस्त जो है रूम में कनखी से देख रहे हैं कि क्या असर हो रहा है। अब इस तरह का मनोविनोद चलता है और कहते हैं कि आप मेरे पत्र का जवाब लाइब्रेरी के तीसरे खाने में चौथी पुस्तक के नीचे रख दीजिएगा। अब इन्होंने अंग्रेजी थोड़ी कमजोर थी पंडित जी की, तो पंडित जी ने अपने दोस्तों से कहा कि अगर किसी को पत्र लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो कहे कि आप हिंदी में लिख दो, नहीं अगर अंग्रेजी आती हो तो किसको लिखना है। तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, उसे मुझे लिखना है, तो माय डियर से स्टार्ट कीजिए। तो फिर उन्होंने लिखा और लिख के पहुंचा भी दिया, लूसी तक नहीं पहुंचा क्योंकि लूसी को तो पता ही नहीं है। और ये पत्र व्यवहार चलता है और पत्र के माध्यम से उनका हुलिया बदल जाता है। लड़कों ने उनकी टिक कटवा दी और उनको पैंट में पहन धोती कुर्ता से पैंट में बुला दिया। और ये पत्र के माध्यम से कि वो जो लड़की है कि वो पत्र लिख रही है, आप मुझे ऐसे अच्छे लगते हो वैसे अच्छे लगते हो, इस करके उन्होंने पूरा ही बदल लिया। जो हवन कुंड में पूजा होता था वहां सिगरेट के धुएं लगे हुए थे और पंडित जी की पढ़ाई भी थोड़ी पीछे हो गई। अब दर्शन शास्त्र का आखिरी साल, अब इन लोगों ने और मजे लिए, उनको कहा कि अब तो वो चले जाएंगे, लूसी की तरफ से पत्र लिखा कि एक आयोजन किया जाए जिसके बाद फिर हम कभी मिल नहीं पाएंगे। अब इतने पत्राचार के बाद पंडित जी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए और जब सब आयोजन हुआ, सारे लोग एक जगह कार्यक्रम में बैठे, सब कुछ खाना पीना भी हो गया, पंडित जी का अच्छा खर्चा हुआ और जब जाने लगे तो लूसी साइकिल लेके जा रही है छात्रावास की तरफ से। तो ये कहे कि आज के बाद फिर मुलाकात नहीं होगी, आज तो मुझे इससे अपना इजहार कर देना चाहिए, कब तक पत्राचार से ही चलता रहेगा। और दौड़ के वो पीछे भागे, साइकिल रोके और उसका हाथ पकड़ लिए। तब झन्नाटेदार तमाचा उनके चेहरे पे लगा। अब जब चेहरे पे झन्नाटेदार तो उनको होश उड़ गए कि ये क्या। एक मिनट में उन्हें समझ में आ गया कि ये क्या झन्नाटेदार चांटा सीधा बता रहा है कि इसने कोई पत्र नहीं लिखा, ये मेरे दोस्तों ने मेरे साथ विनोद किया है। और वो चुपचाप सर झुकाए वापस आ जाते हैं छात्रावास में, चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। तब तक उनके दोस्त आते हैं और उनसे जब आते हैं तो कहते तुम लोगों ने मुझसे किस जन्म का बदला लिया, अभी तक मेरे चेहरे पे उसके निशान पड़े हुए, उसे इतनी तेज मारा है, काहे कि वो कोमल इतना कर उसका हाथ कड़ा था, अभी तक मेरे गाल पे दर्द है। उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया। जब उन्होंने सारी बात बताई तो कह रहे अरे यार तुमने गलत कर दिया, अब तो वो चली गई होगी प्रिंसिपल के पास, अब आगे तुम्हें सीआर खराब हो जाएगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगी।
तो बोले कि जाने दो, मैं तो कहूंगा कि तुम लोगों ने लिखा है, तुम लोगों ने सारा किया। तो ये दोनों भागते हैं और जाके उसके पास लूसी से कहते हैं कि तुम प्रिंसिपल से मत कहो, वो प्रिंसिपल की गेट पे है। तो कहते हैं ऐसा मत कहो, हम लोगों ने विनोद किया उसके साथ। और तो बोले एक ही शर्त पे मानूंगी कि वो मुझे 200 रुपये या तो पैसे दे, और नहीं तो मेरे साथ 20 दंड बैठक लगाए मेरे सामने। अब उन लोगों ने सोचा कि चलो पंडित जी 20 दंड बैठक तो नहीं लगाएंगे लूसी के सामने। 200, और अब पंडित जी खार खाए हुए थे कि मेरे इतने पैसे खर्च करवा दिए। जैसी आई लूसी आई तो कहा, तो वो तो देखना भी नहीं चाहा था लूसी को, करी कहाँ की खूबसूरत, इतने पैसे मेरे बर्बाद करवा दिए। और दोस्तों ने कहा कि देखो प्रिंसिपल के पास कंप्लेन जा रही थी, अगर आप इसको 200 रुपये दे दो या 20 दंड बैठक लगा दो तो ये नहीं जाएगी। तो उसने मन ही मन में कहा, इतने पैसे बर्बाद हो गए, अभी 200 रुपए और बिल्कुल नहीं। और सर गर्व से ऊपर किया और 20 दंड बैठक लगा के अपने रूम में चले गए। कहानी समाप्त हो गई। तो ये था प्रेमचंद की कहानी। इस इसका मॉरल ये निकला कि कभी भी जब तक आप पूर्ण विश्वास ना हो किसी को प्रपोजल ना दीजिए। जब